दोस्तों, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। जी हाँ, अपनी कहानी जो अब लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों की जुबानों में बसी है। मैं आपको अपनी पूरी कहानी बताऊंगी। आखिर में मैं क्यों अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। उस भयानक काली रात को मेरे साथ क्या क्या हुआ, यह मैं आपको बताऊंगी। मेरी आंखों में जो सपना था, वह सपना बनकर ही क्यों रह गया। मेरी क्या गलती थी जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। मेरे मम्मी पापा जो खून के आंसू रो रहे हैं, अब उनके आंसू पोंछने वाला कौन है। मैं देख रही हूँ कि मेरे मम्मी पापा अपना ठीक से खाना खा रहे हैं, ना ही चैन से सो पा रहे हैं। मम्मी पापा के रोने के कारण उनकी आंखों के आंसू भी सूख गई है। मैं क्या करूं। कहते हैं डॉक्टर भगवान होते हैं, क्योंकि वो लोगों की जिंदगी को बचाते हैं। लेकिन मैं एक डॉक्टर होकर भी खुद की जिंदगी को ना बचा पाई। आखिर मैं कब तक उन दरिंदों से लड़ती। वह दरिंदे जिनके चेहरे पे शराफत के मुखौटे लगे हुए थे। मैं तो ना रोड पर थी और ना ही मैं किसी सुनसान जगह पर थी, बल्कि मैं उस रात सबसे सुरक्षित, जिसे मैं अपना दूसरा घर मानती थी, उस जगह पर थी। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को इस घर में बचा ना पाई। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कविता है। मैं कोलकाता जैसे बड़े शहर में एक सरकारी अस्पताल में ट्रेनिंग डॉक्टर थी। आपको मेरी कहानी सुनकर आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं आपको आज अपने जीवन की पूरी कहानी सुनाती हूँ। वह जीवन जो बस मुझे 31 साल तक ही मिली, लेकिन जितने दिन भी मिली, मैंने उसे हंसते मुस्कुराते हुए बिताया। लेकिन मेरी जिंदगी का आखिरी पल बहुत ही दर्दनाक था। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। वह दर्द जिसे मैं लिखकर या कहकर भी नहीं समझा सकती हूँ। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती लाडली बेटी थी। मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं बड़ी होकर एक अच्छी डॉक्टर बनूं और गरीबों की सेवा करूं। मुझे अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना था और उनके सपनों को पूरा करना था। कुछ दिन पहले आप कोलकाता में मुझे ट्रेनिंग डॉक्टर के रूप में जानते थे। कुछ लोग प्यार से मुझे अभ्या भी कहते थे। आज देश के हर घर में मेरा नाम लिया जा रहा है, लेकिन मेरा असली नाम डॉक्टर मोमिता है। आप लोगों ने मेरे ना रहने पर भी मेरे मम्मी पापा को जो प्यार और सम्मान दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और ये सब देखकर मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। और इन्हीं सब कारणों से मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बचपन से ही अपने मम्मी पापा की लाडली बेटी थी। इकलौती होने के कारण मेरे मम्मी पापा मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। मैंने बचपन से ही देखा था कि मेरी मम्मी पापा कितने कठिन परिश्रम करते हैं। मेरे पापा एक दर्जी हैं, उन्होंने कभी भी मुझे किसी चीज की कमी होने ना दी। जरूरत का हर सामान मुझे मिला। मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं डॉक्टर बनकर अपने मम्मी पापा और इस देश की सेवा करूं। मुझे याद है बचपन में जब मैं मम्मी पापा से डॉक्टर बनने की इच्छा प्रकट करती थी, तो एक मिडिल क्लास फैमिली होने के बावजूद मेरे पापा मेरी यह इच्छा सुनकर बहुत ही खुश हुए थे। और फिर पापा ने मुझे बस एक ही बात कही थी, बेटा तू पढ़, तुझे जितनी मेहनत करनी है कर, मैं तेरी हर इच्छा को पूरा करूंगा। तुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं करना है, मैं हूं ना। और फिर यह कहते हुए उन्होंने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरा था। तब से मेरे मम्मी पापा मेरी पढ़ाई के लिए एक एक पैसा बचाकर रखने लगे थे। पापा कहते थे एक बार तू डॉक्टर बन जाएगी और तेरा सपना पूरा हो जाएगा, तो मुझसे ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन मेरे पापा को हमेशा यह लगता था कि गरीब होने के कारण वो अपनी बेटी को डॉक्टर नहीं बना पाएंगे, और यह बात मुझे बहुत ही चुभती थी। लेकिन मैंने पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करके सभी को गलत साबित कर दिया, और मैंने अपनी कड़ी मेहनत के बल पर सरकारी कॉलेज में दाखिला पा लिया। मैंने दिन को दिन और रात को रात न समझा और पूरी जी जान से अपनी नीट परीक्षा की तैयारी की, क्योंकि मुझे सरकारी कॉलेज में दाखिला लेना था, ताकि डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट करने में कम से कम पैसे खर्च करने पड़े। क्योंकि मेरे मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि मुझे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करवा सके। मैं डॉक्टर बनकर अपने मम्मी पापा को सारी सुविधा देना चाहती थी, जो कि अमीर लोगों के घर में होती है। मैं चाहती थी कि मेरे मम्मी पापा को कभी भी किसी चीज की दिक्कत ना हो, क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन गरीबी में ही बिताया था। मैं अपने मम्मी पापा की हर ख्वाहिश को पूरी करना चाहती थी और उनका नाम रोशन करना चाहती थी। मेरी नीट परीक्षा बहुत ही अच्छी गई थी, और फिर जब रिजल्ट आया तो मुझे बहुत ही अच्छा अंक मिला। सभी लोग मुझे बधाइयां दे रहे थे। मेरे मम्मी पापा की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जो कि मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखी थी। और अब उसी नंबर के आधार पर मुझे कोलकाता के सरकारी अस्पताल में एमबीबीएस करने का मौका मिला।
मेरी सारी मेहनत सफल हो गई थी और आज मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया था। वह सपना जो मैं बचपन से ही देखते आ रही थी, डॉक्टर बनने का सपना। मेरे मम्मी पापा तो बहुत ही खुश थे और मुझे ढेरों आशीर्वाद दे रहे थे। अब मैं धीरे धीरे अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन मेरा सपना अभी अधूरा था, क्योंकि मुझे बहुत ही बड़ा डॉक्टर बनना था और लोगों की बेहतर सेवा करनी थी। और अब इसी कारण से मैं पीएचडी करने का फैसला लिया और उसी कॉलेज से मैंने अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। चेस्ट मेडिसिन के क्षेत्र में गहन अध्ययन किया और अपना पहला साल पूरा किया। मेरे माता पिता बहुत ही खुश थे, क्योंकि अब मेरी पीएचडी पूरी होने के बाद मैं प्रतिष्ठित डॉक्टर बनने जा रही थी और मैं लोगों की सेवा करने लगी थी। पापा ने मेरी पढ़ाई करने के लिए और मुझे डॉक्टर बनाने के लिए जो कर्ज लिए थे, अब मैं उसे भी चुकाने वाली थी। मैं अपने पापा और मम्मी को सारी चिंताओं से बाहर निकालने वाली थी, क्योंकि मैं आज भी वह दिन नहीं भूली हूँ जब मेरे मम्मी पापा खुद ही भूखे रहते थे और मुझे बहाना बनाकर भरपेट खाना खिला देते थे ताकि मैं भूखी ना रहूं। वो मेरी हर सुविधा का ध्यान रखते थे। मैं भी उन्हें देखकर पैसे बचाने का तरीका सीख चुकी थी। कई चीजें मुझे पसंद थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं मांगा। इसलिए मैंने माता पिता हमेशा कहते थे मैं बहुत समझदार हो गई हूँ। वो मुझे हमेशा अपना बेटा ही मानते थे। पढ़ाई के साथ साथ मैंने अस्पताल में ट्रेनिंग डॉक्टर के रूप में नौकरी भी शुरू कर दी थी, क्योंकि पैसों की जरूरत तो बढ़ ही रही थी और अब मैं अपना खर्चा खुद निकालना चाहती थी। मुझे गणपति और दुर्गा पूजा बहुत ही पसंद थी और इस बार मैं यह फेस्टिवल पूरी जोर शोर से मनाने वाली थी, क्योंकि भगवान ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी थी। गणपति पूजा और दुर्गा पूजा में क्या क्या करना है मैंने सारी प्लानिंग कर ली थी। मैं अपने मम्मी पापा से कहती थी, पापा आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी बेटी एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बनने वाली है और अब हमें पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप लोग भूखे नहीं सोएंगे। और फिर मेरी बात सुनकर मेरे मम्मी पापा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते थे। मेरे मम्मी पापा मुझसे मेरी शादी के बारे में चर्चा करते तो मैं उन्हें कहती थी, अभी मुझे शादी नहीं करनी है और अगर कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा तब मैं आपको बता दूंगी। अब मैं बड़ी डॉक्टर बनने वाली हूँ, इसलिए मेरी चिंता मत करो। अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं और फिर जब मुझे सही सही जीवन साथी मिलेगा तब मैं शादी करूंगी। मेरे माता पिता की आंखों में हमेशा खुशी के आंसू आ जाते थे। मैंने बचपन से अपनी माँ को हमेशा पैसे बचाते हुए देखा था। अपने लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं खरीदा, लेकिन मेरे लिए वह कभी भी खर्च करने से पीछे नहीं हटती थी। मेरी हर जरूरत को पूरी करती थी। मेरी पसंद नापसंद उन्हें पता होती थी। मुझे डॉक्टर बनने के लिए उन्होंने अपनी हर इच्छाओं को दबा दिया था, लेकिन अब मेरी बारी थी अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करने की। इसलिए जब मुझे अस्पताल से पहली तनख्वाह मिली तब मैंने अपनी मम्मी के लिए सोने की चूड़ियां बनवा दी, जिसे देखकर मेरी मम्मी हद से ज्यादा खुश हो गई और खुशी के मारे मुझे गले से लगा लिया। सभी कुछ सही चल रहा था। अब मेरे घर की हालत पहले से बहुत ही बेहतर हो चुकी थी। पिछले 6 महीने से मुझे नाइट शिफ्ट भी मिलने लगी थी। कभी कभी हफ्ते में एक बार नाइट ड्यूटी होती थी, तो कभी कभी हफ्ते में 24 से 36 घंटे भी काम करना पड़ता था। मैं पूरी लगन, ईमानदारी और मेहनत से अपना काम कर रही थी। लेकिन 2024 में आने वाला अगस्त महीना मेरे लिए इतना घातक साबित होगा, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पापा की उम्र हो चुकी थी, लेकिन अब भी मेरे पापा सिलाई का काम करते थे। उन्हें बीपी थी और वो अक्सर अपने बीपी की दवाइयां लेना भूल जाते थे, लेकिन अपना काम वो कभी भी नहीं भूलते थे। मैं हमेशा पापा को दवाइयां खाने के लिए याद दिलाते रहती थी। तब पापा मुझे कहते थे, मुझे किस बात की टेंशन जब घर में ही डॉक्टर मौजूद हो। और फिर यह कहकर पापा हंसने लगते थे। इधर कुछ महीनों से जब भी मैं कॉलेज जाती हूँ या फिर ड्यूटी पर होती हूँ, तो अक्सर मुझे अस्पताल में होने वाले गलत कामों के बारे में जानकारी मिलती रहती थी। हमारे सीनियर डॉक्टर इस बारे में बातें करते रहते थे, लेकिन वह भी दबी आवाज में चुपचाप उन लोगों की बातों को मैं सुनती थी, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं बोलती थी, क्योंकि मैं इन सब मामलों से दूर रहना चाहती थी। लेकिन जब अस्पताल में किसी के साथ अन्याय होने लगता तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं देखती थी कि बेवजह मरीज अधिक से अधिक पैसे वसूले जाते थे और मुझे यह बर्दाश्त नहीं होता था। मैं इसके लिए आवाज उठाती थी, क्योंकि पैसों की क्या वैल्यू होती है यह तो मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मरीज की छोटी से छोटी बीमारियों को भी बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता था
और मोटी से मोटी फीस वसूला जाता था। और मैं जब इन गलत कामों के लिए आवाज उठाती तो हमारे अस्पताल के इंचार्ज हमेशा मुझ पर चिल्लाते रहते थे। सभी लोग अस्पताल में उनसे डरते थे। इस अस्पताल में बहुत सारे गलत काम हो रहे थे। ऐसे ऐसे काम हो रहे थे जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन फिर भी मैं चुप थी, क्योंकि मैं इन सब में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन जब अस्पताल में दवाइयों की काला बाजारी की बात सामने आई तो मैं चुप ना रह सकी, और अब मैं इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मुझे धमकाया जा रहा था और मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी। मुझे एक्स्ट्रा काम कराए जा रहे थे। मेरे काम के घंटे भी बढ़ा दिए गए थे। लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम किया। कभी कभी मैं अस्पताल से हो रहे गलत कामों की जानकारी अपने पापा को भी दिया करती थी, और मैं उन्हें कहती थी कि पापा, अस्पताल में गरीब आदमियों का खून चूसा जा रहा है। छोटी मोटी बीमारियों को भी बढ़ा चढ़ाकर मोटी रकम वसूले जा रहे हैं। लेकिन मेरी बात सुनकर पापा कहते थे, बेटा तुम इन सब चीजों में मत पड़ो, क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं। तुम सिर्फ अपना काम से मतलब रखो, क्योंकि तुम्हें तो पता है वह लोग कितने अमीर हैं। तुम्हारी बात को कोई नहीं सुनेगा। उन लोगों के हाथ बहुत ही ऊपर होते हैं। हो सकता है कल तुम्हारी बात को दबा दिया जाए और कोई ना कोई बहाना करके तुम्हें अस्पताल से भी निकलवा देंगे और तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फेर देंगे। हम साधारण लोग हैं। तुम केवल अपनी पढ़ाई पूरी करो और किसी भी चीज पर ध्यान मत दो। बाद में देखेंगे आगे क्या करना है। पापा के शब्द भी सही थे, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत ही मेहनत की थी। इसलिए पिछले 6 महीने से मैं प्रचार और विभाग के उत्पीड़न को सहन कर रही थी और शांतिपूर्वक सिर्फ अपना काम कर रही थी। लेकिन मुझे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था आने वाले कुछ दिनों में मेरे साथ ऐसा कुछ होगा जो शायद मेरी कल्पना से भी परे था। खैर, हमारे अस्पताल में संजय राम नाम का एक व्यक्ति 4-5 सालों से यहाँ पे काम कर रहा था। इसलिए उसे हमारे हर विभाग के बारे में पूरी जानकारी थी। वह कई मरीजों को वह बेड दिलवाता था और इसके बदले में उसे पैसे भी मिलते थे। लेकिन संजय राय की नजर बहुत ही खराब थी। अस्पताल में आने वाली हर महिला को वह गलत नजरों से देखा करता था। अस्पताल में उसके बारे में सभी लोग चर्चा करते थे। लेकिन वह अपने प्रचार के बहुत ही खास थे, इसलिए कभी कोई उसके बारे में शिकायत नहीं करता था। मैं भी कभी इसकी शिकायत नहीं की थी, क्योंकि मुझे बिना मतलब के विवादों में नहीं पड़ना था। मैं उस गंदे आदमी से हमेशा बचकर ही रहती थी, क्योंकि उसकी नजर ही ऐसी थी कि हर औरत को वह हवस भरी नजरों से देखता था। ऐसा लगता था कि वह औरत को खा जाएगा। वह दिन मेरी जिंदगी की आखिरी दिन थी। वह रात जिसने मुझे जीते जी मार दिया। अभी मुझे जीना था, लेकिन मैं बिना अपनी जिंदगी बिताए इस दुनिया से बेमौत चली गई। मुझे एक जरा भी एहसास नहीं था कि आज मैं अपने मम्मी पापा को आखिरी बार देख रही हूँ, और जब अपने इस छोटे से घर, अपने मम्मी पापा को अब मैं कभी भी नहीं देख पाऊंगी। शायद इसलिए मैंने घर से निकलते निकलते मम्मी को कह दिया था कि पापा को टाइम से दवाई दे देना और अपना भी ध्यान रखना। उस दिन 8 अगस्त था। मैं अस्पताल में पूरे दिन काम कर रही थी, अपने मरीजों की देखभाल कर रही थी। अस्पताल के अंदर ही हमारे सेमिनार हॉल के पास एक कमरे का निर्माण चल रहा था, इसलिए लोग ज्यादा ऊपर नहीं जा रहे थे। हम सभी 4-5 डॉक्टर उस रात एक वार्ड में इकट्ठा हुए थे और हम लोग किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। उसमें संजय राय भी वहीं पर था। वह मुझे ढूंढ रहा था, लेकिन मैंने उसे देखकर नजरअंदाज कर दिया, फिर वहां से चला गया। अब हम लोगों ने मिलकर एक साथ खाना खाया। उस वक्त रात के 11 बजने वाले थे और फिर खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने काम में लग गए। लेकिन मैं इस वक्त थोड़ी सी फ्री थी, इसलिए मैंने अपनी मम्मी को फोन लगाया, क्योंकि जब तक मैं उनसे बातें नहीं कर लेती थी तब तक मम्मी पापा खाना नहीं खाते थे। अपनी मम्मी से बातें करते हुए मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह मेरी माँ से आखिरी बात होगी। जैसे ही मेरी मम्मी ने फोन उठाया, मैंने उन्हें पूछा, क्या पापा ने समय से दवाइयां ली है? मम्मी बोली, तुम चिंता मत करो और अपना ध्यान रखो। फिर मम्मी ने मुझसे पूछा, क्या तुमने खाना खा लिया? मैंने कहा, हाँ, अभी तुरंत ही खाना खाई हूँ। मेरे पापा बीपी के मरीज हैं, इसलिए मुझे हमेशा उनकी चिंता लगी रहती है, क्योंकि वो अपना जरा भी ध्यान नहीं रखते हैं। अब अस्पताल में ज्यादा काम होने के कारण मुझे घर पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिल रहा था।
इसीलिए हमेशा मम्मी को याद दिलाना पड़ता था कि पापा का ध्यान रखे। और फिर उस रात मैंने अपनी मम्मी से फोन पर बात किया और फिर पूरी फ्लोर पर मरीजों का चेकअप करने के लिए चली गई। आज मैं काफी थक गई थी क्योंकि लगातार 36 घंटे से मैं ड्यूटी पर थी और मुझे बहुत ही ज्यादा थकान लग रही थी। इसलिए मैं आराम करने के लिए तीसरी मंजिल पर बने सेमिनार रूम में चली गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहां पर किसी को भी जाना मना है। मुझे किसी ने रोका भी नहीं था कि वहां पर मत जाओ। मुझे तो अब पता चला कि बगल में बिल्डिंग का काम चालू होने के कारण ऊपर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। मैं वहां चली गई और फिर करीब 2 से 3 बजे तक मैंने अपनी पढ़ाई की। और अब पढ़ाई करने के बाद मुझे बहुत ही जोरों की नींद आने लगी क्योंकि लगातार काम करने के कारण मुझे बहुत ही ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। मरीजों की सेवा में लगे रहने के कारण खुद पर ध्यान देने का समय नहीं मिल पा रहा था। दूसरों को जीवन देने वाली मैं डॉक्टर आज अपना जीवन ही नहीं बचा पाई। इधर लगातार काम करने के कारण मैं अपने आप पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। और फिर जोरों की नींद आने के कारण मैंने अपनी किताबें और डायरी बंद कर दिए और वहीं सेमिनार हॉल में शांत होकर सो गई। मैं उस रात इतनी गहरी नींद में सोई थी कि मुझे कुछ भी होश नहीं था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि मैं इस दुनिया में हूं ही नहीं। नींद ने पूरी तरह से मुझे आगोश में ले लिया था। फिर क्या, मेरी नींद का फायदा उठाकर संजय राय शराब पीकर सेमिनार हॉल में आ गया। लेकिन मुझे उसके आने का एक जरा भी एहसास नहीं हुआ था क्योंकि मैं तो होश में थी ही नहीं, बल्कि मैं तो बहुत ही गहरी नींद में सोई हुई थी। जब वह सेमिनार हॉल में आया तब उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी और फिर जैसे ही संजय राय की नजर मुझ पर पड़ी, उसके अंदर का राक्षस जाग गया। वह मेरे पास आया, उसने मेरे शरीर को छुआ। नींद में होने के कारण मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन जब वह शरीर पर हाथ फेरने लगा तब मैं जाग गई। और सामने संजय राय जैसा नीच व्यक्ति को देखकर मैं बहुत ही डर गई। उसकी आंखों में मुझे एक अलग तरह का हवस नजर आ रहा था। अब उसने मेरे ऊपर अचानक से झपट्टा मार दिया, लेकिन नींद में होने के कारण खुद को संभालने में मुझे समय लगा। मैंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु उसने बहुत ही ज्यादा शराब पी रखी थी और अब उसकी हैवानियत उसके सर पर नाच रही थी। मैंने बहुत ही मिन्नतें की कि मुझे छोड़ दो। मैंने अपने आप को बचाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन उसने मुझ पे जरा भी तरस नहीं आया। वह भूखे भेड़ियों की तरह मुझ पर टूट पड़ा था। अब मैं उससे मुकाबला भी कर रही थी और जोर जोर से चिल्ला भी रही थी। मेरे चिल्लाने के कारण वह डर गया और अब उसने एक हाथ से मेरे मुंह को दबाया और दूसरे हाथ से मेरे सर को दीवार पर दे मारा, जिस कारण मेरा चश्मा टूट गया और उसके शीशे मेरी आंखों में आकर जोर से चुभ गई। लेकिन अभी भी उससे मुकाबला कर रही थी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना भी कर रही थी कि मुझे इस दुष्ट राक्षस से बचा लो, कोई तो मेरी आवाज सुन लो। लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी क्योंकि उस रात उस ऊपर वाले फ्लोर पर किसी को आने की इजाजत नहीं थी, जिसका पता मुझे अब चला। इसका मतलब यह है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था। मैं उसे दूर धकेलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। मैं उसे जितना अपने से दूर कर रही थी, वह और भी दरिंदगी के साथ मेरे ऊपर वार कर रहा था। और आखिर में लड़ते लड़ते मैं जीत ना पाई और अपने इस जीवन से हार गई। मैं अपने आप को उससे बचा नहीं पाई। अब मैं बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ी थी। वह मेरे शरीर को नोच रहा था, मुझे यहाँ वहां मार रहा था। काफी देर एक भूखे भेड़िए की तरह मेरे शरीर को नोचने के बाद अब वह ठंडा पड़ चुका था। मेरा शरीर तो पहले से ही ठंडा हो चुका था। और फिर उसके बाद कितनों ने मेरे शरीर को नोचा, कितनों ने मेरा शोषण किया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मेरे शरीर के एक एक अंग से चीख निकल रही थी। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी यह चीख कोई नहीं सुन रहा था। और आखिर में चिल्लाते चिल्लाते अब मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। मेरी इज्जत लुट गई थी। बहुत ही दर्दनाक स्थिति में मेरी मौत हो गई थी। आखिरकार मेरी जान चली गई, लेकिन मेरे शरीर पर शोषण की निशानियां रह गई। मेरा चश्मा टूट गया, उसके शीशे मेरी आंखों में घुस गई। मेरे ओठों से खून निकल रहे थे, मेरी जांग की हड्डियां टूट चुकी थी।
उसने बहुत ही बेरहमी और बेदर्दी के साथ मेरे साथ यह सब किया था। वह दरिंदे की तरह आकर मुझे बर्बाद कर गया। दोस्तों, उस दिन मेरे सपनों का, मेरे जिस्म का, मेरे हर चीज का जिससे मेरा नाता था, उसका बलात्कार हुआ और आखिरकार इस ट्रेनी डॉक्टर मोमिता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मरते समय मेरी आंखों के सामने सिर्फ मेरे मम्मी पापा का चेहरा था। अब उनका क्या होगा, यही सवाल मेरे दिल में बार बार आ रहा था। हर दिन दूसरे की जान बचाने वाली मैं खुद की जान नहीं बचा पाई, और नहीं मेरी जान बचाने के लिए वहां कोई था। मरते वक्त भी मुझे यही डर सता रहा था कि मेरे माता पिता इतने बड़े दुख को कैसे सहेंगे। उस दरिंदे ने मेरा शोषण किया, मुझे जिंदा रहते हुए मार डाला, मेरी हत्या कर दी और फिर मेरे नंगे शरीर पर अधूरा कपड़ा डालकर ऐसा चला गया जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। मेरी आत्मा तड़पता रहा, मेरे सपने अधूरे रह गए। हर दिन 10 से 12 घंटे की कड़ी मेहनत से मैं यहाँ तक पहुंची थी, लेकिन मेरा यह सपना एक ही रात में टूट गया। मुझे किताबों के अलावा कुछ भी नहीं पता था कि कहाँ पर क्या हो रहा है। मुझे एमबीबीएस में गोल्ड मेडल चाहिए था, मैं टॉप का डॉक्टर बनना चाहती थी। मैंने अपनी डायरी में भी यही सब लिखा करती थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने बड़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया था, और अब सिर्फ एक रात के चंद घंटों में उनकी मेहनत और मेरी पढ़ाई सब कुछ जलकर राख हो गई थी। और फिर अगले दिन क्या क्या हुआ, किस तरह से अपराधी पकड़े गए, किस तरह से सुबह में मेरे मम्मी पापा को मेरी आत्महत्या करने की जानकारी दी गई, यह सब तो आपको पता चल ही गया होगा। मेरे बारे में जानने के बाद मेरे मम्मी पापा तो अब उस हालत में ही नहीं है कि किसी को कुछ कह सके। पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदारों ने उन्हें संभाला, और मेरी मौत की खबर मिलने के बाद उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए। मेरे मम्मी पापा मुझे आखिरी बार देखने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि अंदर तो मेरी हत्या के सबूत मिटाए जा रहे थे, वह निशान मिटाए जा रहे थे जो चीख चीख कर गवाही दे रही थी कि मेरे साथ कितनी बड़ी दरिंदगी हुई है। मेरी मम्मी रो रो कर गिड़गिड़ा रही थी, हाथ पैर जोड़ रही थी कि एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपनी बेटी को देखने दो। और फिर करीब पूरे 3 घंटे के बाद मेरे मम्मी पापा को मुझे देखने की इजाजत मिली। मेरे मम्मी पापा दौड़ते हुए मेरे पास आए, और फिर जैसे उन्होंने मुझे अनंगी अवस्था में देखे, उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे मम्मी पापा तुरंत बोले, मेरी बेटी के साथ क्या हुआ है। और अब रिश्तेदार, दोस्त, सहयोगी सब मेरे लिए जोर जोर से आवाज उठाने लगे। सभी लोग हंगामा करने लगे। इतना बड़ा हंगामा देखकर पुलिस आखिरकार बहुत देर के बाद वहां पर पहुंची, और फिर देखते ही देखते यह न्यूज सोशल मीडिया के जरिए हर जगह पर पहुंच गई। संजय राय अपने हैंडफोन के सहारे पकड़ा भी जाता है और बिना कुछ कहे अपना अपराध भी स्वीकार कर लेता है। लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कोई कह रहा था कि मेरे साथ सामूहिक कार हुआ है। सबूत मिटाने के लिए अचानक जहां पर मेरे साथ वह कुक्रम हुआ, उस जगह की दीवारों को तोड़े जाने लगा। आज लगभग 20 दिन हो जाने के बाद भी मुझे अभी तक न्याय नहीं मिला है। मेरे साथ जिन लोगों ने अत्याचार किया, वह लोग अभी भी खुले आम घूम रहे हैं। ना जाने संजय राय और को कब फांसी होगी, या होगी भी या नहीं होगी। अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो जल्द ही आपके सामने एक और निर्भया आ जाएगी। यह मत भूलो कि वह कोई बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, बहू हो सकती है, या फिर किसी की पत्नी हो सकती है, लेकिन होगी तो वह एक औरत हुई। हमारी जैसी दूसरी निर्भया नहीं चाहिए, तो मुझे इंसाफ दिलाओ। जीते हुए लोगों की सेवा करके खुशी से जीने का मेरा सपना अधूरा ही रह गया। बिना किसी गलती के मैंने अपनी जिंदगी खो दी। काश उन लोगों में कुछ संवेदनशील होती तो आज मैं जिंदा होती। मेरे मम्मी पापा अभी तक इस दुख से उमर नहीं पाए हैं, लेकिन फिर मजबूती से खड़े होकर मुझे न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। आज भले मैं ईश्वर के पास आ गई हूँ, परंतु
आप सभी बेटे बेटियों मेरे मम्मी पापा की संतान हो। एक बेटी चली गई तो क्या हुआ, हजारों बेटे बेटियां उन्हें मिल गए हैं। इसलिए कृपा करके मेरे मम्मी पापा का साथ दे। आज उनकी बेटी उनके पास नहीं है, इसलिए आप भी मेरे मम्मी पापा के बच्चे बन जाए और जब भी जरूरत पड़े उनका साथ दे, मेरे मम्मी पापा की मदद करे और मुझे न्याय दिलाए। मैं अपने मम्मी पापा से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे आज सबसे ज्यादा दुख हो रहा है कि आज मैं उनके पास नहीं हूँ। इतनी कठिन परिस्थितियां चल रही है, लेकिन उनके आंसू पोंछने के लिए आज उनकी लाडली बेटी उनके साथ नहीं है। दोस्तों, मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि मुझे न्याय दिलाओ, आरोपियों को सजा दिलाओ और मेरे मम्मी पापा का सहारा बनो।